हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आज हम लोगों को लास्ट चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद ये पॉक्सो एक्ट खत्म हो जाएगा। इसी पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में अब ऑलरेडी सेटल कर दी गई है, आप लोग वहाँ से इस सीरीज को देख सकते हैं। और अगर इसके चैप्टराइजेशन की बात मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन फिर से आप लोगों को चैप्टराइजेशन इसका दिखा देते हैं। और फिर जो हमारा लास्ट वीडियो आज पॉक्सो एक्ट पे बन रहा है वो मिसलीनियस पार्ट का है। मिसलीनियस पार्ट्स ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, क्योंकि यह अब पॉक्सो एक्ट हमारा यूपी जुडिशरी में जीएस के पोर्शन में भी इंक्लूड हो गया है, तो इसको थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है आप लोगों को। और अगर बात किया जाए तो आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, तो ये हमारा चैप्टर 9 है, जो कि हमारा मिसलीनियस पार्ट है। तो ये इस अध्याय का नाम प्रकीर्ण है, जो कि मिसलीनियस पार्ट है इस पूरे एक्ट का। और इसमें टोटल 39, 40, 41 और फिर 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 39 से लेकर के 46 तक के सेक्शंस आपको लास्ट चैप्टर में दिए जाएंगे। अब इसकी डिटेल प्रोविजन पढ़ने के लिए हम लोगों को चैप्टर पर चलना पड़ेगा। तो उसके पहले आप लोगों को भी पता है, सबसे पहले वीडियोस अगर पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करेंगे, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी यूजफुल लगती हो तो उसको शेयर करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। आपके एक सब्सक्राइबर से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते रहें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि चैनल बहुत आगे जाएगा। आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, और आपकी लाइफ में लॉ कैसे एप्लीकेबल हो सकता है उन सब के बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी। तो चलिए अब फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए 39 की बात करते हैं। इसमें विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश की बात कर रहा है। और ये मार्ग निर्देश देगा कौन? ये आपका राज्य सरकार देगा। ये आपका मार्ग निर्देश देंगे, और देंगे किस लिए, इसका मेन पर्पस क्या है। तो पर्पस की बात करें तो बालक की सहायता करने के लिए और पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम में सहयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेंगे। पूर्व विचारण मतलब कि जब उसका ट्रायल स्टार्ट होगा उसके पहले, और विचारण प्रक्रम में मतलब जब विचारण उसके ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही हो उस बीच में अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि उस बालक को मार्ग निर्देश दिया जाए, तो वह ऐसा सहायता करने के लिए राज्य सरकार मार्ग निर्देश बना सकती है। और किनको किनको बनाएगी? गैर सरकारी संगठन, वृत्तिकों, विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है। इन्हीं से रिलेटेड लोगों को वह बालक की सहायता करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगी। तो चलिए धारा 40 की बात करें। धारा 40 विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। यहाँ पे राज्य सरकार आपको राइट दे रही है कि राज्य सरकार आपको राइट दे रही है बालक की सहायता करने के लिए। वो इन सब लोगों को अपॉइंट कर सकती है, इन सब लोगों से कह सकती है कि हाँ, बालक की सहायता करने के लिए आपको मार्ग निर्देश दिया जाएगा। और विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार सीआरपीसी की धारा 301। और ये बीएनएसएस की धारा कौन सी है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बीएनएसएस की धारा अब ये कौन सी हो गई है, जो कि सीआरपीसी में धारा 301 थी। धारा 301 के परांतुक के अधीन रहते हुए बालक का परिवार या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपने पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे। परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधि का काउंसिल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे वकील उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें यह है कि मतलब सीधा सा अगर एक लाइन में जाना चाहेंगे तो बालक की फैमिली वाले या बालक का जो गार्जियन है वो किसी भी अपराध के लिए अपने पसंद की विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए उसको परमिशन रहेगी कि आप अपने पसंद के किसी विधिक काउंसिल की सहायता ले सकते हैं। लेकिन यदि वह ऐसा कोई भी एडवोकेट अगर कोई भी केस लेता है तो उसके लिए कुछ चार्ज करता है, कुछ पैसे लेता है, वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो यदि वह अगर देने में असमर्थ है तो एक विधि सेवा प्राधिकरण होता है जो ऐसे लोगों की हेल्प करता है, जो आप पैसे, एक विधिक सेवा प्राधिकरण है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि विदाउट फी ये एक एडवोकेट हायर करवाते हैं कि हाँ, आप इनका केस लड़ सकते हैं। तो या तो वह उसके थ्रू एक वकील को, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन वह एक वकील को हायर कर सकेगा। और अगली बात करें तो
धारा 41 की बात करें तो कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना, ये समझ लीजिए एक तरह से पूरे पॉक्सो एक्ट का ये अपवाद है। और ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, लोग मिस कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो ये इसको आप ध्यान से देखेंगे, जो धारा 3 से लेकर 13 तक में जितने भी पनिशमेंट दी गई है, उसके वो पनिशमेंट दी गई है, ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो उन सब का जो वो तो एक्चुअली सब पे लागू होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह 3 से 13 तक के प्रोविजंस लागू नहीं होते। अब किस में लागू नहीं होते हैं? धारा 3 से 13 तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा में और चिकित्सीय उपचार की दशा में और लागू नहीं होगा। एक ऑब्वियस सी बात है, एक कॉमन सेंस लगाइएगा। यदि कोई डॉक्टर है, जब तक आपकी बॉडी को टच नहीं करेगा या चीज़ों को देखेगा नहीं, तो वो कैसे जानेगा कि आपको कौन सी डिजीज़ है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से डॉक्टर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये सिचुएशन एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि 3 से 13 तक के प्रोविजंस इस पर अप्लाई नहीं होंगे। जब ये देखिए, जब ऐसी चिकित्सा परीक्षा या चिकित्सा उपचार उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों। इसमें भी देखिए एक थोड़ा सा लिमिटेशन लगा दिया है कि यदि माता पिता या संरक्षक की सहमति होगी तभी ये चीज़ें होंगी। तो इसके लिए भी फैमिली की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब अगला देखते हैं 42 में अनुकल्पित दंड। तो जहाँ किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और आईपीसी के अधीन धारा 66 क, धारा 354 क, 354 ख, धारा 354 ग, 354 घ, 370, 370 ए, 375, 376, 376 ए, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क, 376 घ ख और 376 अंग और धारा 500 के अधीन या आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 की धारा 67 अपराध गठित होता है, वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्दृष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है। तो मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में जाना जाए तो यदि जो सेक्शन इसमें दिए गए हैं उन सेक्शन से रिलेटेड यदि कोई ऑफेंस करता है तो उसको नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग में तीन था, फिर 6 में गुरुतर है, तो मतलब एग्रीव्ड है, तो एग्रीव्ड वर्ड जो यूज किया है, तो यदि इस सेक्शन के साथ और वो 3 से लेकर के 13 का भी ऑफेंस करता है तो वह गुरुतर की श्रेणी में गिना जाएगा। और 42A की बात करें तो अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वह किसी अदर एक्ट में जो प्रोविजंस ऑलरेडी दिए गए हैं उसके अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। मतलब कि दूसरे एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो ऑलरेडी उस एक्ट में लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और जो पॉक्सो एक्ट में है उसको कम, मतलब उसका अल्पीकरण किया जाएगा, उसमें कमी की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और किसी असंगति की दशा में, मतलब किसी कोई दूसरी भी कोई एक्ट है तो उससे अगर असंगति का मतलब होता है कि मैच नहीं हो रही है कोई चीज़ें, तो उस सिचुएशन में तो असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। तो चलिए अगला 43 देखते हैं अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। अब ये देखिए लोक जागरूकता की बात कर रहा है। अब आप खुद सोचिए पॉक्सो एक्ट के बारे में कितनों को पता होगा, और कितनों को पता होगा तो जनरली अगर मान लीजिए हम मान रहे हैं कि अगर पता भी होगा तो भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि पॉक्सो का ऑफेंस सामने होता है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं रहता है, तो उनको भी अवेयर करना है। तो जागरूकता फैलाएंगे तभी लोग समझेंगे कि हाँ हम इस कैपेबल भी हैं कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा और कौन? राज्य सरकार करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। और करेगी क्या? साधारण जनता बालकों के साथ ही उनके माता पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाएगा। मतलब किसके थ्रू होगा? मीडिया के थ्रू होगा, और उसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी आते हैं, को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर अविधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब उनको ऐसा
एज अ ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हाँ यदि किसी बालक के साथ ऐसा होता है, यदि आप देखते हो तो आप इमीडिएट क्या एक्शन लोगे। तो इन सब के बारे में बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो ऑफिसर्स होते हैं। तो अब अगले सेक्शन को देखते हैं, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। इसका धारा 44 में कह रहा है कि जो एक्ट हमारे पॉक्सो बना हुआ है, पॉक्सो का एक्ट जो बना है, वह उसका एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है, वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, इसकी मॉनिटरी कौन करेगा, कैसे कोई देखेगा कि जो एक्ट बना है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यथास्थिति बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग, और धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग। उस अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कृत्य के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मॉनिटरी ऐसी रीति से जो विहित की जाएगी। मतलब इसमें प्रोसीजर नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि जो बालक अधिकार संरक्षण है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग बनेगा उसकी मॉनिटरी करने के लिए, और जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग राज्य सरकार के लिए है, राज्य के लिए बने गए हैं, उसके लिए वो राज्य आयोग उस पर मॉनिटरी करेगा। उपधारा 1 में यथा स्थिति राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन निहित की गई है। मतलब इस एक्ट में जो इनको पावर दी गई है वही सेम पावर इनके पास रहेगी। उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथा स्थिति राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। या आप अगर एक्ट पढ़े होंगे या कभी पढ़ेंगे तो धारा 16 में एक रिपोर्ट की बात की गई है, तो उस रिपोर्ट में उनको चीजें लिखनी होंगी, सारी बातें। और अगला अगर देखा जाए तो धारा 45 की बात करें तो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। तो बनाएगा कौन? केंद्रीय सरकार बनाएगी। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। अर्थात धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन किसी बालक को संलिप्त करने वाली किसी भी रूप में की अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की रीति, ये सारे बताए गए हैं कि इन सब का नियम बन सकेगा। तो ये सब आप लोग बेरैक से पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बस नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। कठिनाई अगर यदि इस एक्ट को इन्फोर्स कराने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करेंगे? केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, ऐसे प्रोविजन बना सकेगा जिससे कि कठिनाइयां दूर हो जाए। बस कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाएगा जो प्रोविजन दिया गया ऑलरेडी उससे एकदम डिफरेंट हो, उससे असंगत हो, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा। परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। आज फाइनली हमारा पॉक्सो एक्ट खत्म हो रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। देखिए इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, एक बैग कोई चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, तो जहाँ आपको प्रॉब्लम लगा करें कि हाँ ये चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसमें कोई झिझक नहीं है, हर आदमी सीखता है, कहाँ से सीखता है ये नहीं मैटर करता, बस सीखता है। तो चलिए आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और फिर अब एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ओके ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।